हाय दोस्तों, 3 लेटर्स बाकी रह गए थे, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। आज कंप्लीट करेंगे इनको। टिप्पण में क्या है? टिप्पण क्या होता है दोस्तों? अक्सर एक अगर मोटा मोटी बताएं तो ऑफिस में यूज होती हैं सब चीज़ें। टिप्पण जो है किसी पत्र के बारे में अपनी राय या सम्मति या विचार देना होता है। जैसे किसी ऑफिस में यदि आप जाएं तो देखेंगे कोई लेटर, मान लीजिए एक उठा लीजिए आप, एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक, कोई कर्मचारी यदि लीव मांगता है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखता है, पत्र लिखता है, तो उस पत्र पे जो सहायक, ऑफिस का जो सहायक रहेगा, जो ऑफिसर जिसके लिए आपने लिखा है, जिसको अप्रूवल करना है, उसका जो सहायक रहेगा उसमें टिप्पणी लिखता है कि इनकी यह छुट्टी ग्रांट करने के लिए ऑफिसर के पास भेजी गई है, इनको छुट्टी ग्रांट करनी चाहिए, अपने विचार लिखता है, वही टिप्पण कहलाता है। फिर उस टिप्पण पर अधिकारी अपनी टिप्पणी देता है कि हाँ यह ग्रांट हुई, या जो भी उसको सम्मति देना या न सम्मति देना या राय उसकी कोई, वहां पर वो लिखता है। इसी को टिप्पण कहते हैं। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि टिप्पण क्या है। तो टिप्पण, हालांकि इसके कई प्रकार होते हैं। टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ जो होता है किसी मामले में राय या सम्मति देना होता है, लेकिन कार्यालयी कामकाज के संदर्भ में इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। बाहर से कोई पावती या पत्र आया तो उस पर जो ऑफिस असिस्टेंट रहेगा, जो अधिकारी का असिस्टेंट रहेगा, वह टिप्पणी लिखेगा कुछ बिंदुओं में। उस टिप्पणी के आधार पर फिर अधिकारी जो रहेगा वो अपनी राय या टिप्पण लिखेगा। कैसे? अभी उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूंगा। तो ये फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। कार्यालयों में संवाद टिप्पण के माध्यम से होता है। सामान्यतः जो सरकारी या जो वाणिज्यिक कार्यालय होते हैं उनमें जो संवाद होता है टिप्पण के माध्यम से औपचारिक रूप से होता है। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी व अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं। जैसे हमने बताया आपको, लीव ग्रांट हुआ या कोई एप्लीकेशन है किसी चीज़ के लिए, तो अधिकारी और कर्मचारी के मध्य जो संवाद होता है इसी के माध्यम से। आपने एप्लीकेशन लिखा तो उसमें टिप्पण लास्ट में अधिकारी का रहेगा। ठीक है, कि आपको ग्रांट किया गया या आपके लिए क्या उसकी राय है, उसमें सम्मति दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसमें लिखेगा। इसकी परिभाषा क्या होती है टिप्पणी की? किसी विचाराधीन पत्र, आवेदन आदि के निस्तारण के लिए जो अभियुक्तियां या टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों, सहायकों एवं अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है, उन्हें टिप्पण कहा जाता है। तो मुख्यतः 2 प्रकार की, सहायक द्वारा लिखी या लिपिक द्वारा लिखी, और दूसरी अधिकारी द्वारा टिप्पण। 2 प्रकार का मुख्यतः टिप्पण होता है। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर होता है। 2 शब्द हैं ये। टिप्पण अलग है, टिप्पणी अलग है। किस अर्थ में अलग है? सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में लिखा जाता है, जबकि टिप्पण विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से टिप्पणी एक सामान्य शब्द है, जबकि टिप्पण एक सरकारी या कार्यालयी शब्द है। कुल मिलाकर यह समझने वाली बात है। फाइल जो होती है, सरकारी फाइल किसी ऑफिस की, कार्यालय की, उसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक टिप्पण भाग तथा एक पत्राचार भाग। एक तरफ पत्राचार रहेगा, एक तरफ टिप्पण रहेगा। उस पर टिप्पण हमेशा हाशिएदार कागज अर्थात हरी नोट शीट पर लिखा जाता है, अर्थात हाशिएदार कागज रहेगा, हाशिया उस पर रहेगा, उस हाशिए में ही टिप्पण लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका हाशिएदार जो आप लिखते हैं एग्जाम्स में, हाशिया बना रहता है, उसमें व्यक्ति जो है, जो आपका कॉपी जांचने वाला होता है, एक प्रकार से वो टिप्पणी है, टिप्पण लिखता है, लेकिन वो टिप्पणी कहलाएगा। टिप्पण यदि ऑफिशियल वर्क में वो चीज यूज होती तो वो टिप्पण होता। टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। पत्राचार भाग में बाहर से आए पत्रों एवं उनके उत्तरों की कार्यालय प्रतियां रखी जाती हैं। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच विचार विमर्श रखा होता है। टिप्पण भाग में जो सहायक होता है, उस जो आवती पत्र होता है, जो आया हुआ पत्र होता है, उस पर पहले सहायक कुछ टिप्पण लिखता है उस पर, और फिर उसके बाद अधिकारी उसी अनुसार टिप्पण करता है। तो एक प्रकार से अधिकारी और सहायक के बीच विचार विमर्श उसमें होता है और स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं।
टिप्पण लेखन की प्रमुख विशेषताएं लिख दीजिएगा, पूछेगा तो। टिप्पण का आकार छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। टिप्पण लिखने के लिए मूल पत्र का प्रयोग न करके हमेशा रफ शीट का प्रयोग करना चाहिए। मूल पत्र पे नहीं लिखना चाहिए, हाशिए पे या फिर रफ शीट पे लिखना चाहिए। यथासंभव एक विषय पर एक ही टिप्पण लिखना चाहिए। टिप्पण की भाषा सरल एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए, जिससे टिप्पण को समझने में कोई असुविधा न हो। टिप्पण लेखन प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात जो जिस विषय पे है उसी अनुकूल होना चाहिए, तथा उसमें पत्रावली के निस्तारण है तो आवश्यक सभी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। टिप्पण में यदि किसी पत्र का खंडन करना हो, यदि कोई पत्र आप मना कर रहे हैं तो बहुत शिष्ट भाषा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। किसी भी दशा में आक्षेप की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। टिप्पण लेखन में यथासंभव तटस्थता का ध्यान रखना चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ पक्षपातपूर्ण ढंग से कुछ टिप्पणी की गई है। टिप्पण में अव्युक्ति अनिवार्य होती है, क्योंकि टिप्पण लिखते समय अधिकारी अपना मत भी स्पष्ट करता है और आदेश निर्देश भी देता है। ये अव्युक्त क्या होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में रिमार्क बोलते हैं। किसी पत्र के संदर्भ में रिमार्क अवश्य लिखा जाता है। रिमार्क क्या क्या इसके बारे में छोटा सा रिमार्क अवश्य, मतलब अव्युक्ति अवश्य होती है, अनिवार्य होती है, क्योंकि टिप्पण लिखते समय अधिकारी अपना मत भी स्पष्ट करता है कि क्यों इसने यह निर्णय लिया है या यह क्यों राय है उसकी, ठीक है, इसके लिए रिमार्क देता है वो। टिप्पण लिखते समय यथावश्यक नियम, अधिनियम, अध्यादेश, पूर्ण निर्णय आदि को दृष्टांत के रूप में अंकित करना चाहिए। जैसे किसी के ट्रांसफर का लेटर है, उसको अस्वीकृत यदि किया जा रहा है तो क्यों अस्वीकृत किया जा रहा है, उसका यदि कोई नियम, अधिनियम, अध्यादेश या पूर्ण निर्णय है तो उसको वहां पर आपको बताना होगा। टिप्पण लेखन के अंत में लिपिक को बाईं ओर तथा अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। टिप्पण लेखन के अंत में लिपिक बाईं ओर, अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। कैसे, अभी लास्ट में हम बता देंगे। टिप्पण लेखन के जो चरण होते हैं, कुल 5 चरण होते हैं टिप्पण लेखन के। पत्र की विषय वस्तु क्या है, पत्र की मांग, डिमांड क्या है, क्या पत्र में कहा गया है, क्या मांगा गया है, उस मांग का आधार या मांग के संबंध में नियम क्या है। चौथा, सरकारी नियमों के अनुसार मांग को पूरा किया जा सकता है या नहीं, या यह अधिकारी मांग को पूरा कर सकता है या नहीं। और 5वां, मांग का औचित्य क्या है और सहायक के इस पे सुझाव क्या है। ठीक, इतना कुल टिप्पण की चरण है टिप्पण लिखते समय। विषय महत्वपूर्ण होने पर अधिकारी अपने स्तर पर भी कोई टिप्पण शुरू कर सकता है, अर्थात बिना सहायक के टिप्पण के भी अधिकारी डायरेक्ट भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिप्पण शुरू कर सकता है। टिप्पण की, लेकिन सामान्यतः पहले सहायक करेगा टिप्पण और बाद में अधिकारी। टिप्पण की भाषा सरल एवं स्पष्ट होती है। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, तो औपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है इसमें। टिप्पण लेखन के प्रकार भी होते हैं, कुल 2 प्रकार का होता है। नियमित टिप्पण अर्थात संक्षिप्त सूक्ष्म टिप्पण, छोटा टिप्पण, और अन्य नियमित टिप्पण। ठीक है, क्या होते हैं देख लीजिए। ये 2 स्तर पर लिखे जाते हैं, सहायक स्तर और अधिकारी स्तर पर। नियमित टिप्पण क्या होता है दोस्तों, तो टिप्पण जो है 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। नियमित टिप्पण अर्थात सूक्ष्म टिप्पण और अन्य नियमित टिप्पण। इसमें भी अंतरा विभागीय अर्थात एक विभाग के अंदर टिप्पण और लेटर्स जो आते हैं उनमें टिप्पण, और दूसरा अंतर विभागीय अर्थात विभिन्न विभागों के अंतर जो पत्राचार होते हैं उनमें टिप्पण। ठीक, इसमें सहायक स्तर और अधिकारी स्तर 2 स्तर पर लिखे जाते हैं। नियमित टिप्पण क्या होता है, सामयिक तथा रोजमर्रा के टिप्पण को नियमित टिप्पण कहते हैं। इसका जो प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है मामलों को निपटाना तथा ऊपर के अधिकारियों के लिए विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना होता है। सहायक महत्वपूर्ण बातों को उसमें इंगित कर देता है, जिससे जो अधिकारी होता है उसको निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नियमित टिप्पण के कुछ उदाहरण देखिए। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत, जैसे इस ढंग के जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, आवश्यक कार्यवाही जो है कर दी गई है, प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण, इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अधिकारियों एवं सहायकों द्वारा किया जाता है। इनके प्रयोग से लंबी चर्चा से बचा जा सकता है और मामलों में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। अन्य नियमित टिप्पण क्या होता है, यह 2 प्रकार का होता है, अंतरा विभागीय टिप्पण और
यदि विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए इस टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। यह टिप्पण दो स्तरों पर प्रयोग में लाया जाता है, सहायक स्तर पर और अधिकारी स्तर पर। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टिप्पण वास्तव में लिखना कैसे है। तो सहायक द्वारा टिप्पण लेखन कैसे होता है? कोई पत्र आता है ऑफिस में तो सहायक सबसे पहले उसमें टिप्पण लेखन करता है। क्या करता है? यह टिप्पण सामान्य रूप से सहायक द्वारा शुरू किया जाता है। यह टिप्पण किसी पत्र या प्रशासनिक मामले के बारे में हो सकता है। आवती या पत्र को फाइल के पत्राचार भाग में रखा जाता। हमने बताया फाइल में दो भाग होते हैं, पत्राचार भाग और टिप्पण भाग। तो पत्र को फाइल के पत्राचार भाग में रखकर सहायक टिप्पण प्रस्तुत करता है। जो सहायक है ऑफिस का वो टिप्पण प्रस्तुत करता है। सबसे पहले वह पत्राचार की पृष्ठ संख्या लिखता है, अभी हम आपको उदाहरण दिखाते हैं, और टिप्पण भाग में क्रम संख्या आवती अर्थात पत्र जो आया है उसका क्रम संख्या क्या है वो दर्ज करता है। प्रत्येक ऑफिस में दोस्तों जाने का और आने का दोनों का पत्र संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, टिप्पण भाग में क्रम संख्या, आने का जो क्रम संख्या है पत्र प्राप्त करने का वो यहाँ पर दर्ज किया जाता है। इसके बाद वह पत्र के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता है। क्या कि जो पत्र है, जो आवती है, उसमें क्या मांग की गई है, पत्र प्रेषक ने उक्त मांग किस आधार पर की है, अर्थात क्या बेस है उसका, ग्राउंड क्या है, मांग के संबंध में सरकारी नियम की क्या स्थिति, अर्थात पूरी की जा सकती है कि नहीं, सरकारी नियम है कि नहीं उसके बारे में। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफ़र अगर कहीं करवाना है तो उसके लिए सरकारी रूल्स होते हैं कुछ किसी विभाग में, तो वो रूल के अनुसार मांग की गई कि नहीं। फिर कार्यालय के काम की दृष्टि से वह मांग कहाँ तक उचित है, अर्थात जैसे किसी का ट्रांसफ़र होने से कार्यालय का काम बाधित तो नहीं हो जाएगा, ये सब भी टिप्पण में लिखा जा सकता है। अंत में सहायक पत्र पर, जो सहायक है पत्र पर कार्रवाई के बारे में अपना सुझाव देता है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, या चूंकि यह कानून के विरुद्ध है, सरकारी नियम के विरुद्ध है, या सरकारी नियम इस पे नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, इस ढंग की वहाँ पर टिप्पण वह मतलब सुझाव देगा अधिकारी को। तो इन 5 बातों की सूचना के साथ टिप्पण उच्च अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्डेड फॉर ग्रांट या एक्शन, ठीक, या स्वीकृति के लिए भेजा गया, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा अनुमोदन के लिए। तो सहायक द्वारा जो टिप्पण लेखन होगा जो शुरू किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? कोई पत्र आया है तो क्रम संख्या यहाँ पर, किस आवती का क्रम संख्या, यहाँ पत्रांक संख्या, फिर पृष्ठ संख्या, पत्राचार जो ऑफिस का फाइल रहेगा, पत्राचार की पृष्ठ संख्या, किस पृष्ठ में उसको रखा गया वो लिखा जाएगा। फिर अब सहायक क्या लिखेगा? श्री ब.स. वरिष्ठ लिपिक ने अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सांध्यकालीन कक्षाओं में पढ़कर अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। श्री ब.स. बीए पास हैं। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसके कारण उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वरुण कुमार आद्याक्षर दिनांक सहित, यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे वरुण कुमार दिनांक सहित, किस डेट में, ये कौन है? सहायक है। ठीक है, ये इनका टिप्पण है। किसी ने इनको पत्र दिया था, कोई वहाँ का कर्मचारी है, वरिष्ठ लिपिक है जिसका नाम ब.स. है, वह कार्य करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिर भी अपनी योग्यता, चूँकि उसकी योग्यता बीए है, लेकिन वह अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए आवेदन किया हुआ है, एनओसी एक प्रकार से ले रहा है कि हम सांध्यकालीन कक्षा में पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति मांगे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर टिप्पणी की गई है। यहाँ पे आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसके कारण उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सहायक ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब इसका अगला भाग क्या रहेगा? अब अधिकारी जो रहेगा उसके पास जाएगा, वो इस पर टिप्पणी करेगा। तो दूसरा स्तर होता है अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन। अधिकारी सबसे पहले सहायक द्वारा प्रस्तुत टिप्पण की जांच करता है और फिर उसमें अपने विचार एवं सुझाव जोड़ता है। जांच करेगा टिप्पण का, उसके बाद युक्त तरीके से अपने विचार और सुझाव उसमें जोड़ता है, या फिर उसमें अनुमति देगा डायरेक्ट। तो अधिकारी क्या करेगा? जो पत्र अभी पाया उक्त टिप्पण के संदर्भ में श्री ब.स. जो कि लिपिक थे उनको सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर एमए करने की अनुमति दी जाती है। ये कौन कह रहा है? अधिकारी महोदय कह रहे हैं। क्या शर्त है? पढ़ाई के कारण कार्यालय के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, यह अनुमति लोकहित में बिना कारण बताए किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
ठीक है, इसमें उन्होंने अपनी शर्तें बता दी, सुझाव बता दिया, ठीक, और एक प्रकार से इनको ग्रांट कर दिया। तो हस्ताक्षर अपना कर दिया राजेश कुमार अधीक्षक अनुभाग अधिकारी, ठीक, पदनाम, ठीक। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ये पूर्ण जो है एक प्रकार से हो गया। एक उदाहरण और आप देख लीजिए, उसके अनुसार आप समझ जाएंगे। जैसे टिप्पण लेखन का एक नमूना, सबसे पहले सहायक ने टिप्पणी की है, क्रम संख्या दी है, आवती का जो पत्र है आया है उसका क्रम संख्या, फिर पृष्ठ संख्या। विचाराधीन पत्र श्री अबस कनिष्ठ लिपिक को अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति के लिए। ये विषय यहाँ पर जैसे अभी हमने आपको जो लेटर बताया उसी संदर्भ में ये भी पत्र है, ठीक वैसा ही, लेकिन दूसरे तरीके से। यहाँ पर दूसरे तरीके से हमने लिखा है इसको, देखिए यहाँ पर विषय बता दिया गया है, विचाराधीन पत्र श्री अबस कनिष्ठ लिपिक को अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति के लिए, ठीक। तो जिला मजिस्ट्रेट, अर्थात उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ही लिखा है, अर्थात ये जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा देना चाहते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट को लिखा इन्होंने पत्र, कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। श्री अबस कनिष्ठ लिपिक ने यह निवेदन किया है कि वे अपनी योग्यताएं बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय से सांध्यकालीन कक्षाओं में पढ़कर अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा देने की अनुमति चाहते हैं। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसके कारण उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरुण कुमार आद्याक्षर दिनांक सहित, ये क्या है, सहायक है। फिर जिला मजिस्ट्रेट क्या लिखेंगे, ठीक है, टंकित कराकर आवेदक को भेज दें। टंकित करा था, ठीक है, इसका मतलब अप्रूवल हो गया, टंकित कराकर, टाइप कराकर आवेदक को यह भेज दें अनुमति पत्र। यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा जिला मजिस्ट्रेट का। तो दोस्तों ये दोनों ही तरीके, या फिर मैं कहूँगा टिप्पण का हर ऑफिस का एक अलग प्रोफार्मा होता है, ठीक है, लगभग वही चीज़ें, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रोफार्मा में कुछ चीज़ें, कुछ अंतर हो जाता है, जैसा कि आप इन दोनों पत्रों में देख रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी भी पत्र का या प्रारूप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है अनुस्मारक। जैसे सरकारी पत्र होता था उसी तरह अनुस्मारक होता है, इसलिए सिंपल है थोड़ा। जब किसी मामले में कार्रवाई के लिए कोई मंत्रालय विभाग कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय विभाग कार्यालय को पत्र भेजता है, जैसे कोई पत्र आया, उस पर कार्रवाई की अपेक्षा होती है और निर्धारित अवधि दी जाती है कि इतने समय तक यह कार्रवाई हो जानी चाहिए, या फिर काफ़ी लेट हो जाता है, तो अनुस्मारक मतलब याद कराना। फिर पत्र भेजा जाता है याद कराने के लिए, तब संबंधित मंत्रालय विभाग कार्यालय का ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाले पत्र को ही स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान ही होता है, इसकी भाषा भी कार्यालयी होती है, अर्थात औपचारिक भाषा होती है। प्रारूप है इसका, पत्रांत थोड़ा सा दाहिने लिखिएगा, यहाँ पर मध्य में लिख गया है गलती से, इसको दाहिने लिखिएगा। प्रेषक, फिर सेवा में, जैसा कि सरकारी पत्र में होता था, स्थान व दिनांक यहाँ रहेगा, विषय रहेगा, फिर महोदय या महोदया करके लिखेंगे। कृपया इस कार्यालय के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या जरूर लिखेंगे। अनुस्मारक में चूंकि आप पत्र की याद दिला रहे हैं, तो पत्र संख्या, जो विषय, जिस विषय में यह अनुस्मारक लिखा जा रहा है जिस पत्र के, तो उस पत्र की संख्या लिखना नहीं भूलेंगे। कृपया इस कार्यालय के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या, अर्थात उपर्युक्त विषय में जो पत्र संख्या है और किस दिनांक को भेजी गई है उसका अवलोकन करें, जिसमें आपसे जिस चीज़ के संबंध में पूछा गया है में, ठीक, फिर विषय वस्तु, आवश्यक कार्रवाई का, अगर दूसरा पैराग्राफ कुछ लिखना है आपको याद दिलाने के लिए, या फिर कुछ भी लिखना है कि इतने समय तक देने का निर्देश हुआ है सरकारी तरफ से, कुछ भी हो वहाँ पर आप लिखिए। भौदीय, भौदीया, हस्ताक्षर, कखग, पदनाम, जैसा कि सरकारी पत्र में होता था, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे हमने बताया, ये तीर का निशान इसलिए लगाया है कि दाहिने इसको रखिएगा। पत्रांक, ये पत्रांक है पूरा डेट के साथ। कहीं कहीं दोस्तों ऑफिस में पत्रांक डेट के साथ होता है, इसलिए डेट के साथ भी पत्रांक लिख सकते हैं। प्रेषक, सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। सेवा में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। विषय क्या, अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण की सूचना रिपोर्ट भेजने के संबंध में। तो कृपया इस कार्यालय के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या
पत्र संख्या किसका लिखेंगे? जो सरकारी पत्र जिसके संबंध में अनुस्मारक भेज रहे हैं का अवलोकन करें, जिसमें आपसे अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में रिपोर्ट सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उक्त विवरण अभी तक इस कार्यालय का प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया इस संबंध में कार्रवाई करके विवरण सूचना शीघ्र अधो हस्ताक्षरी को भिजवा दें। भौदीय भौदिया जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, शिक्षा सचिव, पदनाम लिख देंगे अपना, ठीक है, पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट है अंतिम जो आपका महत्वपूर्ण पत्र है, प्रतिवेदन, रिपोर्ट। ये क्या होता है? विभिन्न विभाग, मंत्रालय, सरकारी कार्यालय किसी संबंधित विषय के संदर्भ में कोई समिति या कोई व्यक्ति उसको नियुक्त करते हैं और उससे रिपोर्ट मांगते हैं उससे संबंधित। तो एक क्रमिक रिपोर्ट होता है एक प्रकार से, ठीक है ना। कोई समिति है अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन देती है किसी विशेष मामले में, आप अक्सर पढ़ते होंगे, फलाना समिति बनी कोयला घोटाले के मामले में, या घोटाला हो गया कोई, या कोई समस्या है उससे संबंधित कोई समिति बन गई, वो अपना प्रतिवेदन देती है। तो वही है प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी या रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य एक व्यक्ति या एकाधिक या एक से अधिक व्यक्तियों की बनी समिति को भी दिया जा सकता है। सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं में छोटी बड़ी अनियमितताओं, विवादों, घोटालों आदि जांच तथा उनके प्रतिवेदन की आवश्यकता बनी रहती है। प्रतिवेदक व्यक्ति या समिति जो होता है संबंधित मामले की जांच पड़ताल के बाद प्राप्त जो निष्कर्ष हैं उनको प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करता है, पॉइंट बाय पॉइंट, और अपने सुझाव भी देता है। प्रतिवेदन तैयार करते समय प्रतिवेदक जनहित को ध्यान में रखता है। प्रतिवेदन की भाषा कार्यालयी हिंदी भाषा में होती है। हिंदी में आप प्रतिवेदन लिखेंगे तो हिंदी भाषा में होगी। प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व देख लीजिए। प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व: घटना या स्थिति विशेष, यह प्रतिवेदन का मुख्य तत्व है। जब किसी विवादित प्रश्न, घटना, दुर्घटना, ज्वलंत समस्या आदि की जानकारी पर कार्रवाई की जानी होती है तभी प्रतिवेदन लिखा जाता है। कोई आवश्यक कार्रवाई या कोई योजना बनाई जाती है तो उसके पहले प्रतिवेदन मांगा जाता है उस संदर्भ में। प्रतिवेदक, थोड़ा सा ये धुंधला हो गया है दोस्तों, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। प्रतिवेदक या प्रतिवेदक समिति का गठन जो होता है ये एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें किसी घटना, एक सेकंड आपको बताता जाऊं, आप लिखते जाइए, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है फोटो खींचते समय। किसी घटना या स्थिति की संपूर्ण जानकारी के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिवेदक नियुक्त करके या एक प्रतिवेदक समिति का गठन करके मामले की सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। या एक व्यक्ति को प्रतिवेदक नियुक्त किया जाता है या फिर एक समिति बनाई जाती है कई व्यक्तियों की, एक से अधिक व्यक्तियों की। तीसरा है सूक्ष्म निरीक्षण तथा पूर्ण जांच पड़ताल। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अर्थात रिपोर्ट देने से पूर्व जो समिति होती है या जो व्यक्ति होता है, पूर्व तथ्यों की जांच पड़ताल की आवश्यकता उसको होती है। तथ्यों की जांच पड़ताल के द्वारा ही किसी समस्या के मूल तक पहुंचना तथा संबंधित समस्या की गुत्थियों को सुलझाना संभव होता है। इसके अलावा प्रमाण तथा तथ्य महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन की प्रामाणिकता दिए गए साक्ष्यों तथा तथ्यों पर निर्भर होती है। जैसे पश्चिमी घाट पर प्रतिवेदन रिपोर्ट आई तो उसके लिए बताया गया कि क्या कारण है, तो प्रमाण तथा तथ्य दिए गए उसके लिए, ठीक है। तो एक प्रकार से कोई भी रिपोर्ट होगी उसमें प्रमाण तथ्य की आवश्यकता होगी, तभी वो प्रामाणिकता उसकी साबित होगी। सुझाव तथा सिफारिशें, इसके माध्यम से ही प्रतिवेदक या समिति अपने विचारों को अभिव्यक्ति करता या करती है। सुझाव या सिफारिश देता है। सुझाव, इसको कोई समस्या है तो उसको उसके लिए रिपोर्ट के बाद उसमें जो है एक पॉइंट में सुझाव देता है क्या करना चाहिए। निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि प्रतिवेदन का कोई भी विषय सामयिक महत्व का होता है अक्सर ऐसा, तो इसलिए एक निश्चित अवधि दी जाती है, कितने समय में ये प्रतिवेदन समिति को दे देना है। प्रतिवेदन की जो विशेषताएं होती है, प्रतिवेदन में प्रामाणिकता तथा तथ्यात्मकता होती है, अर्थात अपने किए गए जो कथन है उसमें रिपोर्ट में उनको प्रमाणों और तथ्यों द्वारा साबित किया जाता है। प्रतिवेदन किसी एक विषय या घटना पर पूरी तरह केंद्रित होती है। जिस विषय पर समिति बनी है उसी विषय पर केंद्रित होगी। प्रतिवेदन पूर्णतः निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचन पर आधारित होती है। प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट, सरल, सहज एवं प्रभावी होती है। प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, अब मुख्य भाग में आएंगे। प्रतिवेदन लिखने के लिए पूरी योजना बनानी पड़ती है। इस योजना को क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार रखा जा सकता है। कैसे?
संबद्ध विषय अर्थात जिस विषय में यह समिति बनाई गई रिपोर्ट देनी है उसके उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए उसका गहन अध्ययन किया जाता है। उद्देश्यों के अनुरूप इसके लिए गहन अध्ययन करने के लिए पूर्व इसके पहले अगर कुछ समितियां बनी या कोई अध्ययन हुआ है तो उसको देखा जा सकता है। उससे संबंधित रिसर्च पर भी अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रक्रिया की रूपरेखा बनाई जाती है, कैसे कार्य करना है, कैसे किस अनुरूप जो है हमको आगे बढ़ना है। प्रतिवेदन से संबंधित विषय से जुड़े चित्र, सूचना, आंकड़ों आदि के प्रमाण एकत्रित करना होगा। अनेक लोगों से मिलकर तथा पक्ष विपक्ष के विचारों से अवगत होकर सूचनाएं एकत्र करना होगा उसके बारे में। इसके अलावा सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार आदि से प्राप्त सभी तथ्यों, आंकड़ों, प्रमाणों एवं विवरणों का विश्लेषण करते हुए उन्हें सारणीबद्ध करना हो। जैसे अभी जो हिंसा हुई है बुलंदशहर में, वहाँ अगर कोई समिति गठित हुई है तो वहाँ जो लोग थे वहाँ पे जाएगा, वहाँ पर जो चित्र है, वहाँ का जो दृश्य है उसको देखेगा, उसका ग्राफ बनाएगा, ठीक है। बहुत लोगों से बातें करेगा, उनके राय जानेगा उस विषय में, उनका परीक्षण करेगा, ठीक है, फिर सारणीबद्ध करेगा। निष्कर्ष, सिफारिशों, सुझावों की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रतिवेदन का एक कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है, ठीक है। एक कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है अर्थात निष्कर्ष अर्थात उद्देश्य तक पहले ही लिख जाता है कि हाँ ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, और उस दिशा में जब आगे बढ़ेगा तो जो शुरुआत में उसने उद्देश्य तय किए थे, निष्कर्ष तय किए गए थे, और अंत में जो पाता है वह मिलान करेगा कि कितना मतलब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना मैच कर रहा है या फिर एकदम उलट हो गया है, ये अंत में करेगा। तो अंत में सभी संबद्ध कागजातों को शामिल करते हुए मुख्य प्रतिवेदन को टंकित कराकर अर्थात लास्ट में जो निष्कर्ष, वास्तविक निष्कर्ष निकलेगा उसको टंकित या टाइप कराएगा। व्यक्ति या समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लेगा, उसके साथ अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सुझावों के साथ। प्रतिवेदन का एक उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण, दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में फैले हैजे के कारण किए गए सर्वेक्षण संबंधित प्रतिवेदन लिखिए। अर्थात हैजे से संबंधित कोई सर्वेक्षण हुआ है, उस पर आपको रिपोर्ट देनी है, समिति को एक रिपोर्ट देनी है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 21/6/2018 ये हैजे संबंधित सर्वेक्षण प्रतिवेदन इसका विषय होगा, लिखेंगे। फिर यहाँ से शुरू करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 21/6/2018 को पुनर्वास बस्तियों कॉलोनियों के सर्वेक्षण हेतु गठित 3 सदस्यों की समिति ने पुनर्वास बस्तियों कॉलोनियों में दौरा करने के बाद अनुभव, तथ्य तथा प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसी भाषा शैली का प्रयोग आप करेंगे। फिर पॉइंट वाइज अपने शब्दों में या अपने शब्दों में देंगे, लेकिन भाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और क्रमबद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं। इन बस्तियों कॉलोनियों में झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है, पहली बात। दूसरा, जितनी जनसंख्या के लिए ये बस्तियाँ कॉलोनियाँ तैयार की गई थी उनसे 66% अधिक जनसंख्या इसमें बस गई है। इन बस्तियों कॉलोनियों में विगत 5 वर्षों से सभी योजनाएं ठप हैं, रुकी हुई हैं, जिससे यहाँ गंदगी एवं बीमारी फैल रही है। इन बस्तियों कॉलोनियों में जल मल प्रवाहन की उचित व्यवस्था न होने तथा कूड़ा घर के अभाव के कारण गंदगी चारों ओर बिखरी हुई है। इन बस्तियों कॉलोनियों में सड़कें, गलियां अधिकांशतः टूट चुकी हैं, जिससे जगह जगह गोबर एवं पानी भरा हुआ है। नियमित सफाई न होने के कारण सड़ांध भी फैल रही है। इन बस्तियों कॉलोनियों में बीमार तथा हैजाग्रस्त लोगों की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन बस्तियों कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि उनकी शिकायतों पर गौर नहीं किया जाता है। कुल 7 पॉइंट लिखा इन्होंने। फिर समिति ने अपना सुझाव दिया। सुझाव क्या देंगे? समिति ने पुनर्वास बस्तियों कॉलोनियों में भ्रमण करके लोगों से बातचीत करके जो तथ्य व तर्क जुटाए हैं उनके आधार पर समिति यह अनुभव करती है कि इन बस्तियों को साफ सुथरा, व्यवस्थित एवं सुविधा संपन्न बनाए रखने का जो दायित्व नगर निगम या अन्य संबद्ध विभागों का है उसे पूरा किया जाना चाहिए। संबद्ध अधिकारियों को लगातार की गई शिकायतों, तथ्य व प्रमाण जिसके संदर्भ में संलग्न है कि शिकायत की जा चुकी है पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों की कर्तव्योपेक्षा के कारणों की अलग से जांच अवश्य की जाए। पुनर्वास बस्तियों कॉलोनियों में स्टाफ सफाई के लिए तत्काल निर्देश दिए जाएं।
पुनर्वास बस्तियों कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण तथा पशुपालन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जो आप रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर आप सुझाव भी पॉइंट बाय पॉइंट बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सरल हो जाएगा आपके लिए। समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए, तत्काल चिकित्सा संबंधी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। समिति का निर्णय या अभिमत मत भी प्रस्तुत करेगा या निर्णय भी इस पे अपने अनुसार देगा। क्या समिति का मानना है कि यह विकट स्थिति सरकारी अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों की लापरवाही से ही निर्मित हुई है, अतः संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा स्थानीय लोगों से स्वच्छता एवं सुचारू व्यवस्था संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रभावित क्षेत्र में हैजे से बचाव संबंधी उपायों का प्रचार प्रसार किया जाए, इससे हैजे की खतरनाक बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी। इसके साथ संलग्नक लगाया गया है सभी तथ्यों तथा प्रमाणों की प्रतियां। ठीक है। दूसरा है साक्षी जो रहे हैं, साक्षियों के पत्रादि प्रमाण के रूप में, जो पत्र लिखे गए हैं वो प्रमाण के रूप में। हस्ताक्षर जो सदस्य रहेंगे और अध्यक्ष, जो समिति के मान लीजिए 3 सदस्यों की समिति है तो एक अध्यक्ष रहेगा उसमें, उसका हस्ताक्षर, ठीक, बाकी 2 सदस्यों का हस्ताक्षर। तो ये रहा आपका प्रतिवेदन। तो पत्र समाप्त हुआ आपका। खूब प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको सब रट जाए। सब ऑथेंटिक है, आधिकारिक है, कहीं भी कोई मीन मेख नहीं है। ये सभी पत्र यूज किए जाते हैं ऑफिस में। आप कहेंगे तो हम कुछ दिन बाद व्यवस्था करके आपको ऑफिशियल लेटर्स भी देंगे जो आप वास्तव में ऑफिस में यूज किए जाते हैं, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए कई किताबों में गलत गलत दिया है, आप उनके चक्कर में परेशान मत होइए। ठीक है। तो ग्रुप में ये हम PDF दे रहे हैं। अभी आपका बस कंप्यूटर बचा हुआ है, आई थिंक, हाँ कंप्यूटर बचा है, बाकी सब हो गया है। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले पत्र में जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर है आपका, उसमें विलोम हो चुका है। बाकी के 4 जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उनके जो संबंधित मैटर हैं वो हर जगह उपलब्ध हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से चूँकि जिम्मेदारी लिया हूँ तो आप सबको कल परसों में वो भी उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग चाहेंगे तो पढ़ लेंगे उससे। बाकी बुक तो आपके पास होगी ही। ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी तैयारी करिए, GS बढ़िया से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।